नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और पहली खबर पटना से आपको बताएं, जहां शिक्षक बहाली फेज 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बीपीएससी की वेबसाइट पर यह रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 11वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। मगही, बांग्ला भाषा और संस्कृत का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बांग्ला में 32 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, संस्कृत में 1046, साथ ही साथ भोजपुरी भाषा में 15 अभ्यर्थी सफल हुए, मगही में 6 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, प्राकृत में 16 अभ्यर्थी सफल हुए, इकोनॉमिक्स में 777 अभ्यर्थी सफल हुए, संगीत विषय में 1465 अभ्यर्थी सफल हो गए, मैथिली में 129 अभ्यर्थी सफल हुए, केमिस्ट्री में 2267 अभ्यर्थी सफल हुए और साथ ही साथ पाली में 7 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जियोलॉजी विषय की बात कर लें तो 976 अभ्यर्थी सफल हुए, सोशियोलॉजी में 2004 अभ्यर्थी सफल हुए, गणित में 1982 अभ्यर्थी सफल हुए, मनोविज्ञान में 1793 अभ्यर्थी सफल हुए। तो रिजल्ट के साथ साथ अभ्यर्थियों के लिए जिलों का भी आवंटन किया गया है। विषयवार तरीके से रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है और अलग अलग विषयों की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केमिस्ट्री की बात कर लें, 11वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। होम साइंस विषय की बात करें तो 1238 अभ्यर्थी सफल हुए, दर्शन शास्त्र में 169, बॉटनी में 1460, जियोलॉजी में 976 अभ्यर्थी सफल हुए, साथ ही साथ मनोविज्ञान में 1793 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं, सोशियोलॉजी में 2004 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके अलावा अन्य विषयों का भी रिजल्ट जारी किया गया है। फिजिक्स की बात कर ले तो 2644 अभ्यर्थी सफल हुए और सफल अभ्यर्थियों के साथ उनके रिजल्ट के साथ साथ जिलों का भी आवंटन कर दिया गया है। छठी से लेकर 8वीं की सोशल साइंस का रिजल्ट जारी हुआ है। सोशल साइंस विषय को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा लिखी थी और ऐसे में सभी को इंतजार था कि सोशल साइंस विषय में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो आपको बता दें कि 8196 अभ्यर्थी सोशल साइंस विषय में सफल हो गए। तो शिक्षक बहाली फेज 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। छठी से लेकर 8वीं तक की परीक्षा जिन अभ्यर्थियों ने लिखी थी उनका रिजल्ट आ गया है। विषयवार तरीके से इस रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। और इंडिया अलायंस की बैठक के बाद भी नीतीश कुमार की भूमिका तय नहीं होने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और इसी बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। लेकिन इस कयास को नीतीश कुमार ने खुद ही साफ कर दिया कि वो नाराज नहीं है और उन्हें कोई भूमिका की चाहत नहीं। और ऐसे में नीतीश कुमार के इस बयान से बिहार कांग्रेस बेहद उत्साहित है। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि इंडिया अलायंस बनाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। नीतीश कुमार के बिना इंडिया अलायंस हो भी नहीं सकता। ऐसे में शकील खान ने कहा है कि वो अपने पार्टी आलाकमान से मिलेंगे और नीतीश कुमार की भूमिका पर बात भी रखेंगे। साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील खान। शकील जी, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आई और उसमें नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आज नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया कि उनकी नाराजगी नहीं है। क्या आने वाले समय में हम नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका देख सकते हैं? कांग्रेस पहल करेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया गठबंधन को यहाँ तक ले जाने के लिए, इसकी शुरुआत करना, इसके आरंभ से ही नीतीश जी का ये बयान भी रहा और इस बयान भी नहीं रहा बल्कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और यह भी कहा तमाम देश में जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं उनको भी यही कहा कि अगर इस देश में कोई एका करनी है, कोई गठबंधन बनाना है तो कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता। ये नीतीश जी ने किया। तो नीतीश जी का बहुत अहम रोल पहले दिन से है। जिस आदमी का रोल पहले दिन से हो उसका रोल तो हर वक्त बना ही रहता है। इसमें कोई और दूसरा, हालांकि इंडिया गठबंधन सभी शीर्ष नेतृत्व हैं, सबके हम इज्जत और सम्मान करते हैं, लेकिन नीतीश जी की महत्ता तो सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसमें क्या शक है। तो आप लोग को लगता है कि नीतीश जी की भूमिका तय कर देनी चाहिए? ज़रूर, और उसमें हमको नहीं लगता कि किसी तरह का डिले होगा और है भी नहीं। पूरा सम्मान, राहुल गांधी जी ने इनसे बात भी की है, पूरा सम्मान है। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है और चाहती रहेगी कि नीतीश जी के बिना जो इंडिया गठबंधन है वो कैसे हो सकता है। और नीतीश जी की कुछ जिम्मेदारी, वो तो है ही हमारे साथ, कुछ जिम्मेदारी को आगे लेकर के काम करने की आवश्यकता है। इससे और ज़्यादा इंडिया गठबंधन ही मजबूत होगा।
और जेडीयू में चल रही नाराजगी की खबरों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया है। मीडिया से बातचीत में नीतीश ने दावा किया है कि उनकी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और इंडिया अलायंस में उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है। नीतीश के दावों पर बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं। वहीं महागठबंधन ये दावा कर रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विदाई बिल्कुल तय है। पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बिल्कुल एकजुट है? क्यों नीतीश को ये सफाई सार्वजनिक तौर पर देनी पड़ रही है कि उनकी पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है? तो इसकी वजह हाल के दिनों में लगातार जेडीयू में भगदड़ मचने के बीजेपी सहित तमाम विपक्षी नेताओं का बयान है। बीजेपी ने सीएम नीतीश और ललन सिंह के बीच खटास की बात उठाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही मीडिया से मुखातिब हुए, एक साथ सवाल पूछा जाने लगा कि आपकी पार्टी में जल्द टूट का दावा विपक्ष कर रहा है। इस पर सीएम ने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं, साथ ही इंडी गठबंधन में उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। नीतीश ने ये बात फिर से दोहराई। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है। हमारी इच्छा नहीं थी, सब बात तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार के बयान का इंडी अलायंस के नेताओं ने समर्थन किया है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने का एक सुर में दावा भी किया है। पहले से भी अधिक मजबूती से चुनाव में जाएगी और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब शुरुआत की थी इंडिया गठबंधन बनाने के लिए तो सबसे बात की थी, सबको एक मंच पर लाए भी और कई बार उन्होंने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं। प्रपंच करना भाजपा का काम है, उनके नेताओं की मजबूरी है, कहीं कोई अलायंस नहीं है। 24 में मोदी जी की विदाई तय है। नीतीश कुमार की पार्टी में कितना ऑल इज वेल है ये खुद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, पर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दावा करते हैं कि देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री को सत्ता में बिठाने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो वहाँ ऑल इज वेल है कि नहीं है उनका विषय है, लेकिन एनडीए में ऑल इज वेल है और इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की कमर कस चुकी है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। वैसे 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले ललन सिंह को पद से हटाए जाने की चर्चा को नीतीश कुमार ने पूरी तरह से विराम दे दिया है। वैसे विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश कुमार की कोशिश कितना रंग ला पाती है, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के भीतर हलचल काफी तेज हो गई है। सीट बंटवारे से पहले ही नीतीश की पार्टी के नेता सीतामढ़ी सीट को लेकर आर पार के मूड में आ गए। नाराजगी सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर चली आ रही पार्टी की परंपरा के खिलाफ जाने पर देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ देखा जा रहा है। आखिर क्यों सीतामढ़ी सीट पर अभी से जंग छिड़ी है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार का सीतामढ़ी लोकसभा सीट चुनाव से पहले ही हॉट बन गया है। माता सीता की धरती से जेडीयू अपनी चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में है, पर सीतामढ़ी की सियासत नई करवट लेती दिख रही है। जेडीयू नेता और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ऐलान कर चुके हैं कि वो सीतामढ़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा किए हैं, पर इसके बाद से ही सीतामढ़ी में महागठबंधन के नेताओं ने देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को पटना में इन नेताओं ने बैठक की और सोमवार को मंत्री विजय चौधरी से मिलकर मांग की कि सीतामढ़ी सीट से किसी अति पिछड़ा को ही लोकसभा का टिकट दिया जाए। सीतामढ़ी का जो राजनीति का इतिहास बताता है
उसमें आज तक पिछड़ी जाति के लोग ही रनर और विनर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में आज के पृष्ठभूमि में कभी भी देवेश चंद्र ठाकुर जी की जो दावेदारी चल रही है वो नाहक है, बेकार है। जिनकी उम्मीदवारी स्वतः हुई है वह आप भी जानते होंगे, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं। उनके उम्मीदवारी के बाद खास करके महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को देख करके कल सबों को हमने एकत्रित किया था। जो वहाँ का जमीनी हकीकत है उसके आधार पे पिछड़ा समाज के बेटा को देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा, माननीय नेता का जो आदेश होगा, हम सब लोग उसका पालन करेंगे। पहले किसी को कोई आश्वासन नहीं देते, तो इसलिए गलत बात लोगों को नहीं करनी चाहिए। अपने ही नेताओं की नाराजगी के चलते देवेश चंद्र ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे जब इस मुद्दे पर देवेश चंद्र ठाकुर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। इतना कहा कि सीतामढ़ी के जो नेता विरोध कर रहे हैं उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आखिरी फैसला सीट को लेकर आला कमान ही तय करेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और पटना के वेटनरी ग्राउंड में 24 जनवरी को होने वाली जेडीयू की रैली स्थगित कर दी गई है। कर्पूरी जयंती के मौके पर यह रैली प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि लोगों की राय और मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। रैली को स्थगित करने के पीछे ठंड को बड़ी वजह बताया जा रहा है और ऐसे में अब शताब्दी समारोह हर जिले में आयोजित होगा और सभी विधानसभा क्षेत्रों में कर्पूरी चर्चा लगातार जारी रहेगी। कि जो जनवरी का जो महीना है उस समय ठंड का ज़्यादा रहेगा। ठंड की वजह से जो अभी आपने देखा है कि जो भीम संवाद हम लोग भीम संसद कार्यक्रम किया है उसमें 2-2.5 लाख लोगों की उपस्थिति हुई, जिसमें रात में ही कुछ 50 से करीब लोग आ गए। तो उनके रखने में हम लोग को काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तो ठंड के लेकर हम लोगों ने व्यापक रूप से सभी जिला में ही करने का आयोजन करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी जिला में ही उसको व्यापक रूप से जो है जनशताब्दी समारोह मनाया जाएगा। खबर नवादा से, जहां मां भारती के वीर सपूत चंदन कुमार पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया गया। शहीद चंदन कुमार के पैतृक घर वारसलीगंज के नारू मुरार गांव में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई और लोगों ने नम आंखों से शहीद चंदन को विदाई दी है। गांव के ही शमशान घाट में पूरे सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। छोटे भाई अभिनंदन ने उन्हें मुखाग्नि दी और इसी दौरान लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अपने सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए लोग घंटों इंतजार करते नजर आए। पैतृक घर नारू मुरार में जैसे ही उनका शव पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया और सभी की आंखें नम हो गई। सेना के अधिकारियों ने उनके पिता को तिरंगा झंडा सौंपा और बंदूक की सलामी देते हुए उन्हें अंतिम सलामी दी। अंतिम संस्कार के वक्त लोगों की आंखें एक तरफ नम थी तो दूसरी ओर सभी को फख्र था कि आज उनके गांव का बेटा मां भारती की सेवा करते वीर गति को प्राप्त हुआ है। उसको फोटोग्राफ कर करके और अपना सीना में लगा कर रखे सब में। मेरा बेटा ने देश के लिए बड़ा, हम देश की बड़ा कल्याण तो वही हमारा है। क्या चाहते हैं आप? आने के तो हमारा बेटा लोग को सर्विस चाहिए। देश के लिए कुर्बान तो हो ही गया है। मेरा भाई जैसा हम चाहेंगे कि बहुत सारे भाई बॉर्डर पर खड़े रहे, उनके अनुसार बनने के लिए संघर्ष करें। जो अब मेरे भाई को मान सम्मान मिला है वो मान सम्मान हकदार सभी होने चाहिए, उसके अनुसार सभी बने। नेता और मंत्री से हम ग्रामीणों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक संवेदना होती है किसी भी राज्य सरकार के लिए। आप देखिए कि कहीं का भी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री स्वयं एयरपोर्ट पे जाके सैनिक को रिसीव किया, वहाँ श्रद्धांजलि दिया। उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे तो वहाँ के मंत्री गए, वो पार्थिव शरीर को रिसीव किए। मां भारती के सपूत और नवादा के लाल शहीद चंदन कुमार का शरीर आज पंच तत्व में विलीन हो गया। उनके पैतृक गांव नारो मुरार में आज उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां नम आंखों से पूरे ग्रामीणों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। जहां एक ओर उनके परिवार वाले और गांव वाले को फक्र था
कि वो लोहा लेते हुए उन्होंने आतंकियों को धूल चटाते हुए वीरगति को प्राप्त किया और माँ भारती की सर्वोच्च सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कहीं न कहीं लोगों के लिए ये फ़ख्र की बात थी, साथ ही साथ लोगों के आंखें भी नम थी और कहीं न कहीं लोगों के मन में एक आक्रोश था कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना तरीके से इनका संहार किया और भारत के 4 सपूत जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। और कम से कम अब ये चाह रहे हैं कि भारतीय सेना उन पाकिस्तानियों की करारा जवाब दे, तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिल पाएगी। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल। और अगली खबर गया से आपको बताएं, जहां नक्सलियों ने बीती रात एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 3 कर्मचारियों को अगवा कर लिया था, जिनमें से 2 को इस धमकी के साथ छोड़ दिया गया कि अगर लेवी के रूप में ठेकेदार 30 लाख रुपए नहीं देता है तो अपने कब्जे में रखे एक कर्मचारी की हत्या कर देगा और बाद में इन दोनों को भी मार देगा। आपको बता दें कि रविवार की रात लूटुआ थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कंपनी पर धावा बोल दिया था और हथियार के बल पर 3 कर्मचारियों को अगवा कर लिया गया था। बाद में कुछ दूर ले जाने के बाद धमकी देकर 2 कर्मचारी जनक सिंह और अर्जुन यादव को छोड़ दिया गया है, जबकि झारखंड का रहने वाला मुंशी शाहबाज खान की पुलिस अब तक तलाश कर रही है। ना मुंह खुला था, वो 2 गो था से मुंह बांध लेता सर। उसको नहीं पता, कुछ पिट्टा सटा दिया था। सीधे ना। कौन सा नाम था मुझे कुछ? अब कौच उतना हम ना जानते हैं सर। उस बंदूक सटा दिया। फिर क्या बोला जाते जाते? फिर वही जाते जाते हुई फिर ले जाके हुआ 3 के इकट्ठा करके कहा कि जाओ मोबाइल सर के भी छीन ली थे कि लोग मोबाइल मालिक से बात कराइयो और बात करके कल पैसा मैंने 24 घंटा के अंदर में मोबाइल छीन के उसके तोड़ दिया। 24 घंटा के अंदर में अथी दे रहे हैं, पैसा लेके आदमी पे ठावेंगे, पैसा दे दीजिएगा तब मनो इसको छोड़ेंगे, और ना तो कानूनी पुलिस देने बात करा तब इकरा तो पहले खत्म कर देंगे, बाकी पीछे तो हनी दोनों के मार देंगे। कि बल जो है से तुम दोनों जाओ, मारपीट के ले गया, हम लोग के मारते पीटते ले गया दोनों आदमी डंटा से, और उसके ज्यादा कुछ अगर बोलते उलते थे तो सामान सटा देता था कान तर। और उसके बाद फिर वहां जाने के बाद कहे कि तुम दोनों जाओ और ठेकेदार के बोलना कि जो है से 30 लाख रुपया यहाँ का और 20 लाख रुपया उत्तरी बिहार का शिवहर का 50 लाख रुपया जमा करने के लिए ठेकेदार के बोलना। लेकिन अभी फिलहाल में 30 लाख जमा करना पड़ेगा। उसके बाद बल हम एक आदमी भेजेंगे तुम लोग के पास, वो आदमी के साथ में तुम दोनों में से एक भी आना, दोनों नहीं आ पाएगा तो लेकिन एक भी आना, लेकिन आना तब इसको हम छोड़े। कल से देर रात्रि से ही उक्त अपहृत व्यक्ति के सकुशल बरामदगी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय बलों का भी सहयोग लिया जा रहा है। आज उस घटनास्थल का तथा उसके आसपास के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों का मेदवार निरीक्षण किया गया है तथा उक्त टीम को इस आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है ताकि अपहृत को जल्द से जल्द बरामद किया जा सके। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे, शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की काउंसलिंग आज से शुरू हो जाएगी। दूसरे फेज की शिक्षक बहाली शुरू हो जाएगी। राज्य के सभी जिलों में शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। आज 6वीं से लेकर 8वीं के गणित और विज्ञान की बारी है। कल 9वीं से लेकर 10वीं के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। पटना जिले की बात कर लें तो कुल मिलाकर 3500 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। पटना हाई स्कूल वेरिफिकेशन केंद्र बनाया गया है। सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक अभ्यर्थी अपना डेटा वेरिफिकेशन करा सकेंगे। सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है। तो अगर आप भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए खबर बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखें कि जब आप सेंटर पर पहुंचे तो आपके पास सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोपालगंज पुलिस ने गंडक नदी में शराब से भरी तैरती हुई नाव को जब्त कर लिया है। हालांकि तस्कर पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। ये कार्रवाई जादवपुर थाने की पुलिस ने मंगलपुर पुल के पास की है। जब्त नाव से 5157 बोतल विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। नए साल में खपाने के लिए शराब की खेप यूपी से गोपालगंज लाई जा रही थी। फरार तस्करों की पहचान कर पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। शराब तस्करी के विरुद्ध गोपालगंज पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में जादवपुर थाना अंतर्गत एक नाव से जो गंडक नदी के माध्यम से लाई जा रही थी, नाव भरी शराब को बरामद किया गया है और इसमें जो शराब तस्कर था वो भागने में सफल रहा है, जिसको पहचान कर ली गई है और नामजद प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
और पटना सिटी की दीदारगंज थाना पुलिस ने अभियान चलाकर भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट कर दिया है और इसी दौरान देसी शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने गौहरपुर, माधोपुर, महूली और छीतनामा गांव में छापेमारी की, जहां धड़ल्ले से अवैध देसी शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से करीब 2000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को नष्ट भी कर दिया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान कारोबारी मौके से फरार हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए भारी मात्रा में कैसे शराब को नष्ट किया गया है। नए साल के आगमन को लेकर युद्धस्तर पर न सिर्फ शराब की तस्करी की जा रही है, बल्कि शराब का निर्माण भी कराया जा रहा है और भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट करने की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और वक्त को चला एक छोटे से अंतराल का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।